नमस्कार दोस्तों। और आज मैं अपनी बात की शुरुआत यहीं से करूंगा कि वेदों की तरफ लौटो। ये नारा आज से कई साल पहले सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वो इसलिए दिया था कि उन्हें लगता था कि भारत की जो जड़ें हैं, जो मूल संस्कृति है, वो वेदों में निहित है, वेदों में समाहित है। और मैकाले, जिसने पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजी व्यवस्था को यहाँ के जनमानस में बैठाने का काम किया था, तो उन्हें एहसास था कि मैकाले की जो पॉलिसी है, मैकाले की जो नीति है, अंग्रेजी सभ्यता, वो आगे चल के कितना बर्बाद कर सकती है भारत को। इसलिए उन्होंने 1875 में ही कहा था कि वेदों की तरफ लौटो। हालांकि बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की हत्या कर दी गई थी और वो अपने उन चीज़ों में अभियान में सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि हत्या के बाद उनके उस पथ पे आगे चलने वाला कोई नहीं था। और लेकिन उनके एक योगदान को हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और आज भी आर्य समाज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है शादी वगैरह कराने में। आप भी जानते होंगे कि आर्य समाज जो है, इसका एक अपना रोल है। आज मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय से मैं भी न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूं, तो एक खबर आती है कि जेंजी शादी से परेशान है, या जेंजी को शादी से डर लगता है। तो जेंजी क्या, मुझे तो लगता है कि मिलेनियंस जो हैं, मतलब जो जेंजीज के पहले की पीढ़ी जो है, वो मिलेनियंस भी जो है शादी से घबराती है। और जेंजी तो अभी शादी के लायक हो रही है, मिलेनियंस की बहुत शादी अटकी पड़ी है, उन्हीं के केसेस पेंडिंग में हैं। आप अगर मार्केट में नॉर्मली निकल जाइए तो आपको 30-35 प्लस के कई लोग मिल जाएंगे जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि शादी या पार्टनरशिप। और मैं इस पे ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से समाज में चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है, उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बस एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप शादी से जो घबराते हैं, या शादी को लेके आपके अंदर जो एक हिचक पैदा हुई है, इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ हमारा झुकाव होना, मतलब पैसे की तरफ होना। और दूसरी, वामपंथी विचारधारा का परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर हावी हो जाना। ये मैंने बहुत बड़े स्तर पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसका असर मुझे दिखता है, लेकिन एक आम इंसान जो है वो इन दोनों चीज़ों को समझ नहीं पाता कि कैसे भारतीय समाज को इन दो चीज़ों ने बर्बाद किया, एक पूंजीवादी व्यवस्था ने और दूसरी वामपंथी विचारधारा ने। इन दोनों का शादी से कैसा लेना देना है, इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। पहले अगर मैं बात करूं, जो दहेज की जो प्रचलन था, दहेज का जो फैलाव था, वो पूंजीवादी व्यवस्था के बाद, जब भारत ने पूंजीवादी व्यवस्था को पकड़ा, तो इसका फैलाव बहुत तेजी से हुआ। और हम लोग के दिमाग में बात बैठा दी गई कि भाई पैसा ही सब कुछ है। ये पूंजीवादी व्यवस्था है, जो पश्चिमी सभ्यता है, अमेरिका वगैरह की सभ्यता है, वहां से। दूसरी बात जो मैं कहता हूँ कि वामपंथी विचारधारा ने किस तरह से परिवार को तोड़ा, उसके बारे में पहले भी मैं कह चुका है। वामपंथी विचारधारा और हम, अगर आप कभी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा कि उसने ये सिखा दिया कि हम स्वतंत्र हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं है। इन दो विचारधाराओं ने शादी को बहुत बर्बाद किया, बहुत हिट किया है। एक पूंजीवादी व्यवस्था जहां दहेज की बात हो जाती है कि आज किसी भी कीमत पे लड़के को दहेज चाहिए। अगर वो डिमांड नहीं करता है तो उसके परिवार के लोग डिमांड करते हैं। और दूसरी बात ये कि जब शादी हो जाती है तो दोनों के बीच में, जो पति पत्नी के बीच में जो एक अहम पैदा होता है, वो उसी
विचारधारा का परिणाम है, जिसमें ये हम लोग को सिखाया गया है कि तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल जाएगा, या तुम नहीं भी रहोगे तब भी हम स्वतंत्र हैं। तो मैं मानता हूं कि जो समाज में बदलाव आता है, ये आपको दिखता नहीं है। ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मार्केट में आएगा, लॉन्च होगा, आपको पता चल जाएगा। कोई गाड़ी है जो आपके निगाह में आएगी, आपको पता चल जाएगा। विजुअल प्रोडक्ट तो दिख जाते हैं, लेकिन इनविजिबल जो थॉट्स होते हैं, जो आपके रेंज से बाहर होते हैं और जिनको पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है, वो आपके ऊपर इतना गहरा प्रभाव डाल देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है। पिछले कुछ सालों से जिस तरह के भारत में सीरियल बने हैं और जिस तरह से मीडिया जो है वो घर घर तक पहुंच चुका है टेलीविज़न के थ्रू, आपने देखा होगा सास बहू का झगड़ा होता है, या वहाँ पे दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो वर्किंग है और उसे इंडिपेंडेंसी पसंद है। तो ये सब ये जो आप जो चीज़ें देखते हैं ना दोस्तों, ये हमारा समाज ऐसा नहीं है। शायद यही बात थी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने 1875 में ही कह दिया था कि वेदों की तरफ लौटे, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में भारतीय समाज की क्या दुर्दशा होने वाली है। और मैं भी आपको बताऊं तो आज जो जेन ज़ी को डर लगता है, इसकी शुरुआत 30 साल 35 साल पहले हो चुकी है। आज जो जेन ज़ी शादी नहीं करना चाहता है, उसकी वजह जेन ज़ी नहीं है, उसकी वजह मिलेनियल्स हैं, जिनके शादी होने के बाद तुरंत तलाक हो जाते हैं, जिनके शादी होने के बाद तुरंत ही बिखराव आ जाता है, एक दूसरे के साथ क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ में जो है झगड़ा शुरू हो जाता है। ये सारी वजह है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं कि जैसा बड़े करते हैं छोटे भी वैसा करते हैं। तो जो हम लोग ने किया या जो हम करेंगे, जेन ज़ी वही सीखेंगे। तो हमारे घर के जो छोटे होते हैं वो हम लोग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर उनके सामने एक अच्छा उदाहरण हम लोग रखेंगे तो वो शादी जरूर करेंगे, और अगर हम लोग झगड़ा करेंगे तो वो भी आगे चल के इससे डरेंगे, शादी नहीं करना चाहेंगे। अब ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात कि दोस्तों, जो भी शादी के लायक हो चुके हैं, आप एक बात मन में बैठा लीजिए, आपको शादी करनी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप शादी को लेके विकल्प के तलाश में होते हैं, तभी आप शादी को लेके डरते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको अगर अच्छी लड़की दिखती है और आपके दिमाग में आता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, फिर आप देखते हैं कि नहीं, शादी के बाद उसके साथ ऐसी स्थिति होगी, तो फिर आप सोचते हैं मुझे शादी नहीं करना चाहिए। तो ये जब आपके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन है शादी को लेके, तो आप फिर कभी शादी नहीं कर पाओगे। और मैं दूसरी बात जो ये कह रहा हूं कि शादी क्यों करनी चाहिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो ये कहते हैं कि बुढ़ापे में सहारा तुम्हारा कौन बनेगा। आज के समय में दोस्तों बहुत सारी ऐसे चीजें हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं, बुढ़ापे में जो है एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, उनकी वाइफ नहीं है या उनकी वाइफ एक्सपायर कर गई है, जो भी है उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है। तो आप शादी इसलिए मत कीजिए कि आपका बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा। ये एक समाज में एक जो चलता है कि भाई बुढ़ापे में आपका सहारा कौन बनेगा, या आपको अंतिम समय में आपको कंधा कौन देगा। ये एक अपने जगह सही बात है, इसको मैं डिनाई नहीं करता। उससे बढ़ के ये जरूरी है कि भाई जिंदगी में जो आपके संघर्ष है, जिंदगी में जो आपकी कठिनाइयां हैं, उस समय जब आप अकेले पड़ जाते हैं, उस समय जब आपका साथ कोई नहीं देता, तो फिर साथ कौन देगा? उस समय साथ आपका वो पार्टनर ही देगा जिसकी तलाश में अभी आप निकले हुए हो। और इसलिए मैंने उस वीडियो में कहा था कि पति पत्नी मत चुनिए, पार्टनर चुनिए, क्योंकि पार्टनर ही आपको आगे तक लेके जाएगा, वही आपके मुश्किल रास्तों को आसान बनाएगा। तो अपने लिए पार्टनर आप ढूंढिए। एक बात और है दोस्तों, आजकल लोगों के भीतर इतना अहम आ चुका है, इतना ज्यादा ईगो आ चुका है कि उन्हें लगता है कि वही सही है। अभी मैंने कुछ देर पहले एक वामपंथी विचारधारा की बात की थी, जिस तरह से वामपंथी विचारधारा में दिखाया जाता है कि मैं हूँ सही हूँ और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम ही गलत हो। ये सारी चीजें आपके दिमाग में फीड की गई हैं।
मैं आपको बताया भी था कि भाई किस तरह से भारतीय परिवार को तोड़ा भी गया, और वो इसलिए तोड़ा गया क्योंकि भारतीय परिवारों को का बाजारीकरण करना बहुत ज़रूरी था। मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम अपने अहम को, अपने बोली को नियंत्रण में रखें, तो घर परिवार टूटने से बच जाएगा। यही नहीं हो पाता है। किसी के भी कंट्रोल में ना तो उसके बोली है, ना तो उसके शब्द हैं, और अहम की तो बात ही छोड़ दीजिए। दो तीन चीजें आपको समझनी चाहिए शादी से पहले। एक, शादी को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करेंगे या नहीं करेंगे, आप शादी जरूर कीजिए। दूसरी चीज, शादी करने के बाद आप तलाक नहीं लेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे धर्म में तलाक की कोई जगह ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। एंट्री है, एग्जिट नहीं है। आप तलाक अगर नहीं लेंगे तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा कि मुझे जिंदगी तो अब इसी के साथ जीनी है। और जैसे फिर आप वहां विकल्प की तलाश करते हैं कि यार अगर इसके साथ सही नहीं बैठा तो मैं कहीं और शादी कर लूंगा या इसे डिवोर्स दे दूंगा, तो फिर आप उसके साथ कभी भी एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज आपको शादी करनी है, और दूसरी चीज आपको तलाक नहीं लेना है। तलाक दोस्तों उर्दू का शब्द है, डिवोर्स इंग्लिश है। हमारे संस्कृति में, हमारे संस्कृत शब्दकोश में, हमारे हिंदी शब्दकोश में कहीं भी तलाक का कोई शब्द आपको नहीं मिल जाएगा, न तो डिवोर्स का आपको कोई शब्द मिलेगा। हालांकि मैं देखता हूं डिक्शनरी में लिखा रहता है डिवोर्स का मतलब तलाक, लेकिन तलाक उर्दू का शब्द है और डिवोर्स इंग्लिश का शब्द है। तो हमारे धर्मों में, हमारे धर्म में तलाक नहीं होता है। ये मजहब में चलता है, धर्म में नहीं चलता है। तो आपको तलाक नहीं लेना है, चैप्टर क्लोज। आपको शादी करनी है, चैप्टर क्लोज। दो चीजों को लेकर आप क्लियर रहिए। तीसरी बात, अगर आपके बीच में नहीं बनती है तो अब आप क्या करें। कोई एक बंदा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, थोड़ा सा ठंडे दिमाग का रहे, शांत दिमाग का रहे। और सबसे खास बात क्या है कि आपके मन में कितना भी गुस्सा हो, कितना भी आपको लेके, सामने वाले को लेके चिढ़ हो, गुस्सा हो, चाहे जो भी हो, उबाल हो, आप झगड़ा नहीं करोगे घर में। चैप्टर क्लोज। आपको झगड़ा नहीं करना है। शादी करनी है, तलाक भी नहीं लेना है, झगड़ा भी नहीं करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, शादी को शादी ही बने रहने दीजिए। वो भी एक पूजा समान है। वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी पूजा आयोजन से, उसे जो हम कहते हो रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक ही आप उसे मानिए। आप इससे रुद्राभिषेक मान के ही शादी कीजिए। कहने का मतलब, दिखावा मत कीजिए, शादी को एक पवित्र बंधन मानिए। और प्री वेडिंग शूटिंग, पोस्ट वेडिंग शूटिंग, हमेशा कैमरे के सामने बने रहना, हमेशा लाइमलाइट में बने रहना, हमेशा छोटी छोटी चीजों को पोस्ट करते रहना, इनसे बचिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात की जिक्र की थी, वेदों की तरफ लौटो। हमारा देश तो लौट रहा है, लेकिन हमारे परिवार अभी भी लौट नहीं पा रहे। मैं इस बात का जिक्र अभी तुरंत इसलिए कर रहा हूं कि 30-40 साल पहले जब शादियां हुआ करती थी, तो आपने कभी देखा था कि वो लोग व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस लगाते हों, या प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग की शूटिंग करते हों, या अपने शादी को बहुत ग्लोरीफाई करते हों, इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाते हों? नहीं। तो फिर आप और हम क्यों जाते हैं? कहने का मतलब क्या है कि शादी जैसे पवित्र बंधन जो होते हैं, उसको अपने जगह रहने दीजिए, उसके महत्व को कम मत कीजिए। आजकल तो ये स्थिति हो गई कि शादियां में जो मंत्रोच्चारण होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आजकल शादी जो बहुत शॉर्टकट में होती है।
पंडित जी 1 ही घंटे में शादी करवा दीजिए, पंडित जी आधे घंटे में शादी करवा दीजिए। दोस्तों, पहले जो शादियाँ होती थी, आज से 40-50 साल पहले, वो पूरी रात शादी होती थी और शायद इसलिए टिक जाती थी, क्योंकि मंत्रों में एक अपना पावर होता है, मंत्रों में एक अपनी शक्ति होती है, जो आपको बाँध के रखती है। और जब शॉर्टकट में शादी होने लगी, तो रिश्ते भी बड़े शॉर्टकट हो गए। आप कभी गौर कीजिएगा, जो पुराने जनरेशन के लोग होंगे वो आपको बताएंगे कि पहले की शादियां कैसे होती थी और अब की शादी कैसे होती है। आप उन सारी चीजों को खुद नोटिस करेंगे कि भाई पहले क्यों टिक जाती थी, अब क्यों टिक नहीं रही है। और ये कलयुग कलयुग वगैरह की बात फर्जी है। मैं इसे नहीं मानता कि कलयुग आ गया है इसलिए शादी नहीं टिक रही है, कलयुग आ गया इसलिए डिवोर्स हो रहा है। असल में क्या है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है ना, वो संस्कार नहीं सिखाती है। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना सिखाती है। और जो भी इस शिक्षा व्यवस्था से बाहर निकले हैं, चाहे मिलेनियंस हो चाहे जेनजी हो, वो कहीं ना कहीं अब घबराती है उन सारे रीति रिवाज में, रिचुअल्स में, जहां पे रिश्ते नाते आते हैं। घबराहट सिर्फ शादी को लेके नहीं है, घबराहट बहुत जगह है। लेकिन हाँ, शादी के रूप में कुछ ज्यादा इसलिए दिखता है क्योंकि शादी के मामले में सरकार भी अब इंटरफेयर करने लगी है और देश का कानून, कोर्ट वगैरह भी इंटरफेयर करने लगा है। इनसे बचिए। आप पहले तो कोशिश कीजिए कि तलाक वगैरह जैसी चीजें ना हो या इसकी नौबत ना आए। हस्बैंड वाइफ खुद ही अपने मसले को सुलझाएं। और मैं तो यही कहूंगा कि जब शादी हो जाती है तो आप दोनों जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी, वो 1 मिनट के लिए सोचिए कि अभी तो आप लोग कह कह देते हो कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है या उसे तुम्हारी जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि ऐसे अगर आप किसी जगह वीरान में अगर फंस जाते कि जहां पे आपके अगल बगल कोई नहीं होता, तो क्या उस समय भी आप दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ने की सोच सकते थे? वीरान में, अगर किसी जंगल में, सुनसान इलाके में, किसी रेगिस्तान में अगर आप फंस जाओ, तो क्या आप एक दूसरे को छोड़ने की सोच सकते हो? नहीं। आप एक दूसरे का साथ दोगे और एक दूसरे की हेल्प करोगे बाहर निकलने में। आज का समय वही है। जब पति या पत्नी कोई भी बुरी स्थिति में फंसेंगे, तो उनको बचाने के लिए कोई समाज नहीं आएगा। आपको एक दूसरे का ही साथ देना पड़ेगा। क्या आप वहां साथ छोड़ते एक दूसरे का? नहीं ना। तो फिर आप क्यों छोड़ने की सोचते हो? क्योंकि पैसा आ गया। दोस्तों, पैसे से 4 कंधे नहीं खरीदे जा सकते हैं। और जो इस गलत फहमी में है कि पैसे से 4 कंधे खरीद लेंगे, खरीद के देख लीजिए आप। अगर आपको ऐसा लगता है तो खरीद के देख लीजिए। अंतिम समय में 4 कंधे ही काम आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समाज से जुड़िए, शादी कीजिए, रिश्ते बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। पैसे को पीछे रखिए, लड़की को आगे रखिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हो सके तो हस्बैंड वाइफ में से कोई एक ही कमाए, दोनों ना कमाए। कारण क्या है दोस्तों, आजकल जहाँ पे ये ट्रेंड देखा जाता है, हस्बैंड भी कमा रहा है, वाइफ भी कमा रही है, तो कमाने का एक प्रेशर होता है। क्योंकि अच्छा, आप एक चीज नोटिस करना, अधिकतर जो डिवोर्स हो रहा है वो वहां पे हो रहा है जहां दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करने वाले हैं। नौकरी में दोस्तों कहीं ना कहीं एक दिमाग पे प्रेशर होता ही है। और वो प्रेशर जब घर पे आके निकलता है और जब दोनों ही थके हुए हैं, तो बट नेचुरल कि दोनों ही एक दूसरे को कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो दोनों को हर्ट कर जाएगा और धीरे धीरे करके इस तरीके से टकराव बढ़ता चला जाता है और आगे डिवोर्स की नौबत आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप समझदार हैं, लेकिन इसलिए बहक गए हैं क्योंकि समाज ने बहका दिया है कि यार अब शादी टिकती नहीं है, अब शादी किसी की चल नहीं पाती है, अब देखो तलाक हो जा रहा है, ऐसा है वैसा है। निगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं समाज में, सोसाइटी में, इन्वायरमेंट में। और पॉजिटिव चीज़ें बहुत स्लो फैलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि
आप शादी ज़रूर कीजिए और पार्टनर ढूँढिए, कमाऊ बीवी मत ढूँढिए और बहुत ज़्यादा फैशनेबल, बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी बीवी मत ढूँढिए, उसके चक्कर में मत पड़िए। ऐसा नहीं कि सब बुरी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है, तो आप ज़रूर जाइए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आपके जो एक दायरा है, उस दायरे के बाहर अगर कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो आप ज़रूर एक बार अप्रोच कीजिए। मैं ये बहुत ज़्यादा नहीं इस पे पढ़ना चाहता इस मुद्दे पे। समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आपका जो एक दायरा होता है, हर अ, समाज का एक अपना दायरा है। अगर उस दायरे से बाहर निकल के भी अगर आपको जो है दूसरे दायरे में कुछ अच्छी चीज़ें दिखती हैं, तो आप ज़रूर जाइए, ज़रूर अप्रोच कीजिए और शादी वगैरह में घर परिवार के लोगों को शामिल ज़रूर कीजिए। लेकिन हाँ, जो लोग कान भरते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए और जो खटास पैदा करना चाहते हैं, उनसे भी दूर रहिए। आपके और आपकी बीवी या जो पति है, पत्नी है, उनके बीच में किसी तरीके का अगर कोई मैटर, कोई इश्यू है, दोनों लोग बैठ के सॉर्ट आउट कीजिए। पूरे खानदान को इसमें लपेटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लपेटते चले जाओगे, बात उतनी ही खराब होती चली जाएगी। मायके वगैरह जाने का कोई ज़रूरत नहीं है या फिर ससुराल से कटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पैसा मिलता है उसी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। ऊपर वाले पे यकीन रखिए। उसने अगर आपको बनाया है, पहले कहा जाता था इस बात को, शायद तो अब लोग कहना ही भूल गए हैं कि बेटा तुम्हारे लिए कोई ना कोई ज़रूर बना होगा। ये बात पहले कही जाती थी, अब तो इस तरह की बातें लोग कहना ही भूल गए हैं। तो यकीन रखिए, आपकी शादी ज़रूर होगी और इसको प्राथमिकता के तौर पे आगे रखिए अपने लाइफ में। ये मत सोचिएगा कि हाँ, पहले मैं करियर सेट कर लूँ, उसके बाद मैं शादी करूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि शादी जो है वो 25 साल के पहले-पहले हो जाए, लड़का है चाहे लड़की, वो बहुत अच्छा है। बिकॉज़ 25 साल के बाद जो शादियाँ होती हैं, उसमें लड़का-लड़की जो है, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो कॉस्ट एंड बेनिफिट ढूँढते हैं कि मेरा इसमें क्या जा रहा है और क्या हमको फ़ायदा हो रहा है। तो वहाँ पे शादी करना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए आप और कोशिश कीजिए कि आपकी शादी ऐसे जगह हो, थोड़ा-सा विज़नरी बनिए। मैं इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि थोड़ा विज़नरी बनिए, देखिए कि आपके लायक लड़की कौन-सी अच्छी है और आप इतने मैच्योर हैं, आप इतने समझदार हैं और घबराइए एकदम नहीं दोस्तों। शादी आप करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, जुरासिक पार्क में नहीं जा रहे हैं। आप कोई अमेज़न के जंगलों में नहीं जा रहे हैं कि वहाँ आपका सामना एनाकोंडा से होगा या फिर आपका सामना जो डायनासोर से होगा और आपको जो है किसी तरीके से सर्वाइव करना है। ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं चल रहा है कि आप जो है शादी के बाद फँस जाएँगे और आपके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो आप इस तरीके से शादी को मत लीजिए और सामने वाला जो है वो किसी जंगली फैमिली से नहीं है, वो भी समझदार है, वो भी इंसान है, वो भी आपकी बातों को, आपके भावनाओं की कदर करेगा अगर आप करेंगे तो। क्योंकि कहा जाता है ना, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर आप सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, अगर आप सम्मान नहीं दोगे तो फिर आप कहाँ से सम्मान पाओगे। तो इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखिए और पुरानी चीज़ें जो थीं उनको फिर से रिकॉल कीजिए कि पहले की शादियाँ क्यों टिक जाती थी। जिनकी शादियाँ अभी तक टिकी हुई हैं, उनसे ज़रूर आप गाइडेंस लीजिए, उनसे ज़रूर बात कीजिए। आपके अगल-बगल अभी ऐसे लोग हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं कि उनकी शादियाँ क्यों टिक गई हैं। आप उनसे ज़रूर बात कीजिए, उनकी ज़रूर हेल्प लीजिए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। सोसाइटी के चक्कर में सोसाइटी जो भरमा रही है, लोगों को भ्रम पैदा कर रही है कि शादी वगैरह नहीं टिक रही है, डिवोर्स हो जा रहा है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। शादी को लेके एक विश्वास पैदा कीजिए अपने भीतर आप कि आपकी शादी ज़रूर टिकेगी, लड़की अच्छी ज़रूर मिलेगी। अगर इस माइंडसेट से आप लगे रहेंगे,
100% आपको लड़की अच्छी मिलेगी, 100% आपकी शादी अच्छी होगी। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपके साथ फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि जैसा हम वाइब्रेशन जनरेट करते हैं, रेडिएशन जनरेट करते हैं, ठीक वैसा ही रिस्पॉन्स हमको मिलता है। तो मेरा मानना है कि आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है शादी को लेके। शादी करनी है, इसमें ना नुकुर नहीं करना है, तलाक नहीं लेना है, एकदम 100% आपको नहीं लेना है। और तीसरा, पार्टनर चुनिए, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिए, आप बहुत आगे तक जाओगे। और सामने वाले के प्रति सम्मान पैदा होना चाहिए आपके भीतर। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो उसकी 4 बातें सुन लीजिए। आप भी अगर कभी गुस्सा करते हैं तो अपने गुस्से को दबा लीजिए। हर बात का जवाब देना जरूर नहीं होता है। दिमाग ठंडा रखिए, शांत रखिए, और मजे से ज़िंदगी आपकी चलेगी। आपको घबराने वाली बात एकदम नहीं है। और थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा। थैंक यू। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।